आप अपना मेहनत का पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो, हर एक चीज आपको देखना चाहिए। कंपनी का साइज है 2300 करोड़ और कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है 23,000 करोड़, तो भैया कहाँ से देगा? भीख मांगेगा? इतना पैसा तो भीख में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई कंपनी है तो भैया सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। पैसा कमाना आसान होता है, पैसों को इन्वेस्ट करना भी आसान होता है। एक क्लिक पर कोई भी शेयर बाई हो सकता है, एक क्लिक पर कोई भी शेयर तुरंत सेल भी हो सकता है। लेकिन पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर को खरीदकर पैसे को इन्वेस्ट करना है, यह सीखने में किसी किसी को महीनों लग जाता है, यह सीखने में किसी किसी को सालों भी लग जाता है। ठीक है, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन लोगों ने गलत शेयर पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है और गलत शेयर पे इन्वेस्टमेंट करने के वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो पैसा है शेयर बाजार में बुरी तरीके से गिर गया है। और वही लोग शेयर बाजार की बदनामियां करता है कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार होता है। लेकिन उनके अंदर यह कमी थी कि भैया उनको पता ही नहीं था कि एक गलत शेयर को, एक गलत कंपनी को कैसे पहचाना जाता है। आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे कि जो भी आप कंपनी के शेयर को खरीदते हो, गलत शेयर की 10 निशानियों को समझेंगे। आपने अगर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और ये 10 निशानियां अगर होगा ना, तो वो शेयर कभी भी डूब सकता है, वहां से आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। ठीक है, तो गलत शेयर आपके पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो भैया, पैसा इन्वेस्ट करना आसान होता है, लेकिन पैसों को प्रोटेक्ट करना, अपने पैसों को बचा के रखना, ये मुश्किल होता है। तो गलत शेयर की 10 निशानियों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर ये 10 निशानियां आपके शेयर में भी है तो वहां पे आपको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है, नहीं तो आपका भी हाल इस भैया के जैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करें तो अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से बस आप सीख सकते हो, पैसा इन्वेस्ट करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बैंक अगर लोन देने से मना कर रही है, कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं आपने एक एबीसी नाम के कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और उस कंपनी को अगर कोई भी बैंक लोन देने से मना कर रही है। अब देखिए, कोई भी अगर कंपनी बिजनेस करती है तो उस कंपनी को अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी कंपनी को अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी बैंकों से लोन उठाती है, पैसा लोन लेती है। अब कहने का मतलब यह है कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, अगर उस कंपनी को कोई भी बैंक लोन देने से मना कर रही है ना, तो ऐसे कंपनी को आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। ऐसा कंपनी कभी भी डूब सकता है। क्योंकि आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो ना, अगर किसी कंपनी को बैंक लोन देने से मना कर रही है, पैसा देने से मना कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक को भरोसा ही नहीं है कि ये कंपनी हमारा पैसा को चुका पाएगी। कोई भी बैंक का रोजी रोटी कैसे चलता है, मान के चलते हैं एक एबीसी बैंक है। अच्छा, एबीसी तो कंपनी का एग्जांपल हमने लिया, एक XYZ बैंक है। ठीक है, अब इस XYZ बैंक का रोजी रोटी कैसे चलेगा? आप अगर कोई भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको, फॉर एग्जांपल आपने एफडी किया और आपको एफडी पर बैंक वाला इंटरेस्ट देगा 6%। ठीक है, अब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपको देगा बैंक 6%। अब आपके ही पैसे को वही बैंक दूसरों को लोन देगा और लोन पे दे दिया 10% में, 12% में। ठीक है, आप अगर कोई भी बैंक पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बैंक देगा 6%, लेकिन आपके ही पैसे को वो बैंक किसी और को लोन के रूप में देगा और उससे लेगा 10%। अब बीच का जो 4% का मार्जिन बचा ना, 4% का ये जो मार्जिन बचा, ये 4% का मार्जिन हो गया बैंक का असली कमाई। इसका मतलब इससे हमें ये समझ में आया कि बैंकों से जितना लोन लिया जाए उतना ज्यादा बैंकों को प्रॉफिट होगा। हर बैंक चाहता है कि वो लोन दे लोगों को, ताकि वो लोन दे, उससे वो इंटरेस्ट कमा सके। तो जब हर एक बैंक चाहता है कि वो लोगों को लोन दे, कंपनीज को लोन दे, ताकि वो इंटरेस्ट कमा सके, इस कंडीशन में अगर कोई ऐसा कंपनी है जिस कंपनी को बैंक वाला लोन देने से ही मना कर रहा है, बैंक का जो मैनेजर है वो लोन देने से ही मना कर रहा है, तो आप सोचो जरा कि उस कंपनी का कैसा रेपुटेशन होगा, उस कंपनी का कैसा मार्केट में रेपुटेशन है जो इस कंपनी को बैंक वाला लोन देने तक भी मना कर रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई कंपनी है तो भैया सतर्क हो जाओ,
सावधान हो जाओ और अच्छे से स्टडी करो। यहाँ पे आपका ये सवाल आएगा कि सर ये सब बात हमें कैसे पता चलेगा। मान के चलते हैं हमने कोई कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, अब उस कंपनी को बैंक वाला लोन देने से मना कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा, आप कहां से पता करोगे, कैसे आपको पता चलेगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपके शेयर को या फिर कंपनी को बैंक वाला लोन देने से मना कर रहा है तो वहां पे आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भैया L+L यानी कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है उस कंपनी का L यानी कि पहला L यानी कि लोन भी बढ़ते जा रहा है और दूसरा L यानी कि लॉस भी बढ़ते जा रहा है। अगर L लोन और लॉस दोनों बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जितने भी बिगिनर्स है उनको लगता है कि भैया सेल अगर बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छा हो गया। जैसे कि इस वाला केस में आप देखो कि ये मैंने रेंडमली एक चार्ट लगा दिया है। अब आप देखो कि कंपनी ने 2022 का मार्च महीना में सेल किया था। ये देखो, ये सेल का फिगर है। सेल किया था, मान के चलते हैं 1000 करोड़ का, उसके बाद 1100 करोड़ का, उसके बाद 1192 करोड़ का, उसके बाद 1300 करोड़ का। अब जितने भी बिगिनर्स है, जितने भी नया नया मार्केट में आ रहा है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल का ज्ञान लिया है, उनको लगेगा कि भैया ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि महीना हर 3 महीना में सेल बढ़ते ही जा रहा है। हर 3 महीना में अगर किसी भी कंपनी का सेल बढ़ते ही जा रहा है तो अच्छा माना जाता है ना, बिगिनर्स को तो यही लगेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि भैया आपको ओनली सेल्स नहीं देखना है, आपको देखना है कि कंपनी का सेल करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा। अब इस केस पे देखो कि कंपनी का सेल तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट में माइनस में है, यानी कि लॉस भी बढ़ते जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर सेल बढ़ते जा रहा है तो लॉस कैसे बढ़ते जा रहा है, कंपनी का तो प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस कैसे बढ़ते जा रहा है? तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन है जिस लाइन को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देता है, जिस लाइन को बोला जाता है इंटरेस्ट का लाइन। इस लाइन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देता है, आपको इग्नोर नहीं करना है। आप अपना मेहनत का पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो, हर एक चीज आपको देखना चाहिए, नॉट ओनली सेल्स, नॉट ओनली प्रॉफिट, आपको इंटरेस्ट का जो लाइन है वो भी देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सेल बढ़ने के बावजूद भी कंपनी कैसे लॉस में है। अब मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, 1500 करोड़ का इंटरेस्ट मार्च का 2022 में गया था। उसके बाद फिर 1500 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, फिर 1600 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, फिर 1700 करोड़ का इंटरेस्ट दिया। यानी कि कंपनी सेल तो करती है, लेकिन कंपनी सेल से जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा तो कंपनी को इंटरेस्ट देने में चला जाता है। देख रहे हो ना, ये इंटरेस्ट का फिगर है, बैंक को इंटरेस्ट देने में चला जाता है कंपनी ने जितना कमाया। ठीक है, इसके वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में है। तो आपको सिर्फ लॉस नहीं देखना है, आपको देखना है कि कंपनी का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, बैंकों से जो पैसा लोन लिया है इंटरेस्ट कितना दे रहा है, और इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है, उस पर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये सारा डेटा को आपको देखना चाहिए। और जो कंपनी के शेयर को आपने खरीदा है उसका एल और एल अगर दोनों बढ़ते जा रहा है, यानी कि लॉस और लोन दोनों बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो मैंने CoinDCX का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ब्रोकरेज पे। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो अगर हर एक ट्रेड में 20% का ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिले, भैया बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से क्लिक करके CoinDCX में अकाउंट खुलवा सकते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, अगला का पॉइंट की बात करते हैं। सप्लायर डेबिट में माल देना नहीं चाहती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कंपनी है तो वो कंपनी प्रोडक्ट ही बेचती होगी, कोई ना कोई सामान ही बेचती होगी ना। अब अगर कोई कंपनी सामान बेचती है तो सप्लायर से खरीदती होगी ना, कोई ना कोई सप्लायर होगा, वो सप्लायर से कंपनी माल खरीदती होगी ना। तो इन केस मान के चलते हैं आपने कोई XYZ नाम का कंपनी के शेयर को खरीदा है और इस कंपनी का जो सप्लायर है वो सप्लायर डेबिट में माल देना नहीं चाहती है, डेबिट यानी कि बाकी में, यानी कि उधारी में माल देना नहीं चाहती है, तो ऐसे कंपनी से आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब सोचो जरा, मान के चलते हैं ये सप्लायर है, ये कोई भी एक कंपनी का सप्लायर है और ये जो सप्लायर है इसका ये प्रोडक्ट है। अब ये सप्लायर हमेशा चाहेगा ना कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो मार्केट में, ये बेचारा तो चाहेगा ना कि इसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो। अब
मान के चलते हैं कोई एक कंपनी है, जो कंपनी इस सप्लायर से ये जो सामान है ये खरीदना चाहती है, तो खरीदना चाहती है तो इसके लिए तो अच्छा ही होगा ना। अब मान के चलते हैं कोई एक कंपनी है, जो कंपनी इसको बोलती है कि भाई आप हमें डेबिट में माल दो, यानी कि उधारी में माल दो, और अगर ये मना कर देता है ना, तो ऐसे केस में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक बहुत बड़ा कंपनी को सप्लायर माल देना, डेबिट में माल देना नहीं चाहती है, तो जरूर उस कंपनी का जो रेपुटेशन है मार्केट में बहुत ज्यादा खराब है। वो सप्लायर को अच्छी तरह पता है कि अगर मैं इस कंपनी को उधारी में माल दूंगा तो ये यहाँ पे मेरा पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, इसलिए वो सप्लायर उस कंपनी को माल डेबिट में नहीं देना चाहती है। तो ऐसा अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, अगेन आपका सवाल आएगा कि सर ये सब चीज कैसे पता चलेगा, बताऊंगा मैं, वीडियो को आगे आगे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अगर सप्लायर डेबिट में माल देना नहीं चाहती है तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अगला क्या है कि कोर्ट केस, एनी फाइन, एनी पेनल्टी, यानी कि मान के चलते हैं आपने कोई एबीसी कंपनी के शेयर को खरीदा है और उस एबीसी कंपनी के शेयर में कोर्ट केस कोई चल रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा फाइन चल रहा है, या फिर कोई पेनल्टी लग गया है, तो ऐसे कंपनी से आपको सावधान हो जाना चाहिए। यहां पे एक पॉइंट बोलूंगा, मान के चलते हैं आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है, वो कंपनी का जो मार्केट का साइज है वो मान के चलते हैं 10,000 करोड़ का कंपनी है। ठीक है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अब कंपनी का जो कोर्ट केस है या फिर फाइन है या फिर पेनल्टी है, वो पेनल्टी है देखा गया 500 करोड़ का पेनल्टी है। ध्यान से समझिएगा, आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वो कंपनी का साइज है 10,000 करोड़ और उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा है 500 करोड़। कोई घबराहट की बात नहीं है, जो 10,000 करोड़ की कंपनी है उसके लिए 500 करोड़ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 10,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 5,000 करोड़ का कोई पेनल्टी होगा, 5,000 करोड़ का कोई फाइन वगैरह होगा, तो ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है। देखो, शेयर मार्केट में बिजनेस को एनालिसिस करना लोगों को लगता है मुश्किल है, लेकिन यहां पर भी बेसिक चीजें हैं। बस नाम में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। बस नाम में लोगों ने पहले से इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, लेकिन अगर आप डीपली इसको स्टडी करोगे ना, आपको तो हलवा पूरी लगेगा। ठीक है, तो एकदम आपको कॉमन सेंस लगाना है, कंपनी का साइज देखना है, और अगर उस कंपनी में कोई कोर्ट केस है, कोई एनी फाइन है, पेनल्टी है, तो उसका अमाउंट देखना है कि कितना का पेनल्टी है। अब यहाँ पे आपका डाउट आएगा कि कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने आपको सिखा के रखा है ना कि स्क्रीनर की वेबसाइट में जाना है, कोई प्रमोशन नहीं है। स्क्रीनर वेबसाइट में जाओगे और यहाँ पे आपको क्या चीज देखना है, यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी को देखना है और उसका अमाउंट देखना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी आप अगर स्क्रीनर के वेबसाइट में चेक करोगे तो हो सकता है ना आए, तो अगर ना आए तो वहां पे एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट में जाओगे और कंटिंजेंट लायबिलिटी सर्च करोगे, उसको ऐड कर दोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐड कर लोगे तो ये जो फिगर है आपके सामने आ जाएगा। इस केस में देखो कि यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप कितना है। इस केस में कंपनी का जो मार्केट है वो 2300 करोड़ का है, यानी कि 2300 करोड़ का कंपनी का साइज है। इतना क्लियर हो गया। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है, 23,000 करोड़ का, यानी कि कंपनी के ऊपर 23,000 करोड़ का कुछ ना कुछ फाइन होगा, कुछ ना कुछ एलिगेशन होगा, कुछ ना कुछ कोर्ट केस वगैरह होगा। अब अगर इस कंपनी को 23,000 करोड़ रुपया देना पड़े, अगर कंपनी के ऊपर जो भी केस चल रहा है, जो भी फाइन चल रहा है, अगर इतना पैसा देना पड़े तो कंपनी कहां से देगा भैया। कंपनी का साइज है 2300 करोड़ और कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है 23,000 करोड़, तो भैया कहां से देगा, भीख मांगेगा। इतना पैसा तो भीख में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे शेयर बाजार में तो आप शेयर बाजार में लंबे टिक पाओगे और पैसा वैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर आप इस मार्केट में इमोशंस के साथ, लालच के साथ और किसी का कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। मैंने एकदम बेसिक तरीके से समझाया ना कि भैया 2300 करोड़ का कंपनी है, इतना का उसके ऊपर फाइन है, अगर ये फाइन देना पड़ा तो कंपनी तो कंगाल हो जाएगा, कहां से देगा इतना पैसा। और ये कंपनी के शेयर को जो खरीद के रखा है, मैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं दिखा सकता, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सपोज करो जो भी शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और इन केस अगर ये कंपनी का जो फाइन है इतना देना पड़ा तो कंपनी का तो शेयर का प्राइस इतना गिरेगा, बेच भी नहीं पाएगा, बायर ही अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे में शेयर बाजार में पैसा फंस सकता है। ठीक है, और इस तरीके का कंपनी के शेयर को खरीद कर जो लोग खरीदता है उनका पैसा डूब जाता है, वही लोग मार्केट में बदनामी करता है। लेकिन वो लोग खुद की गलती नहीं देखता है, खुद के अंदर कभी झांक के नहीं देखता है, खुद की गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि भैया मैंने शेयर बाजार का उतना पढ़ाई किया ही नहीं है तो पैसा कैसे कमाऊंगा। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि भैया बार बार मैनेजमेंट में चेंज होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई भी XYZ कंपनी है, अब उस कंपनी को चलाता कौन है? उस कंपनी को मैनेजमेंट ही चलाता होगा। अब कोई भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट जो है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार ये छोड़ता है ये आता है, ये छोड़ता है ये आता है, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी कितना आगे तक जाएगी ये टोटली डिपेंड करता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी का मैनेजमेंट से ही पता चलता है कि कंपनी कहां तक जाएगी, कहां तक डूबेगी। तो कोई भी कंपनी को स्टडी करने से पहले आपको यह देखना है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, पास्ट रिकॉर्ड को देखना है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्या बार बार चेंज हो रहा है क्या। अगर कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब जरूर उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सैलरी से रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ मेंटली प्रेशर है, जिसके वजह से ही तो बार बार मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बार बार मैनेजमेंट का चेंज होना ये अच्छी बात नहीं है, और इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। कैसे पता करना है बताऊंगा मैं वीडियो में आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट ना मिलना। अब देखो, लास्ट पॉइंट में हमने बात किया कि अगर किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है बार बार चेंज हो रहा है, अच्छा संकेत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उससे ही रिलेटेड है, मैनेजमेंट का रिप्लेसमेंट ना मिलना। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, और इस XYZ कंपनी में फॉर एग्जांपल राकेश नाम का एक बंदा है, एक बहुत बहुत सीनियर लेवल का बंदा है, वो काम करता था, इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब राकेश ने छोड़ दिया इतना तो पता है, लेकिन राकेश का रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा है। जो मैनेजमेंट ने काम छोड़ दिया उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई उसके जगह घुसना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है उस कंपनी के अंदर। क्योंकि आज के डेट में हमारे भारतवर्ष में जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है, हर किसी को जॉब्स चाहिए, कितना बेरोजगारी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंपनी का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को नौकरी चाहिए ना, तो ऐसे केस में अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया और उस मैनेजमेंट में कोई घुसना भी नहीं चाहता है, यहाँ पे दिक्कत है भैया। क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ घपलाबाजी होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, जिसके वजह से ही मैनेजमेंट का रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है। और जब कंपनी का मैनेजमेंट लेवल में इतना दिक्कत है, तो कंपनी क्या सेल करेगी, क्या प्रॉफिट करेगी, क्या आपको पैसा कमा के देगी? सब कुछ तो यहीं से शुरू होता है ना। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा से काम करेगा, एम्प्लॉय वगैरह अच्छा से काम करेगा, तभी ना कंपनी ग्रो करेगी, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर होल्डर को फायदा होगा। लेकिन अंदर ही दिक्कत है, तो क्या आप खाक पैसा कमाओगे? जब कंपनी का खुद का एम्प्लॉय पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो शेयर होल्डर कैसे पैसा कमाएगा? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऐसा वीडियो आपको YouTube पे हर जगह नहीं मिलेगा। हर जगह क्या मिलेगा कि भैया इतना लगाओ इतना कमाओगे, इतना लगाओ इतना कमाओगे, लेकिन हमारे चैनल पर जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा। और पता नहीं क्यों यार, इतना अच्छा वीडियो बनाने के बावजूद भी YouTube फिर भी हम जैसे क्रिएटर के पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं क्या चल रहा है अभी के टाइम पे। अच्छा काम करो फिर भी दिक्कत है, जो लोग बुरा काम कर रहा है वो लोग तो मजे में है। तो क्या है, लेकिन हमारे चैनल पर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये चैनल है भैया, इसी तरीके का एजुकेशन कंटेंट ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉय बार बार स्ट्राइक रखती है। यानी कि हमने मैनेजमेंट चेंज के बारे में तो बात किया, लेकिन अगर किसी का जो एम्प्लॉय है बार बार स्ट्राइक रखती है, बार बार हड़ताल करती है, होता है बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है, मेरे नजर में तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिस कंपनी का जो एम्प्लॉय है बार बार स्ट्राइक करती है, बार बार हड़ताल करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस कंपनी का मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। एम्प्लॉय अगर हड़ताल करेगी, एम्प्लॉय का काम क्या होता है, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय का काम क्या होता है कि उस कंपनी को आगे ले जाना, उस कंपनी के बारे में अच्छा विचार रखना, उस कंपनी के लिए काम करना। अब उस कंपनी के लिए काम ना करके एम्प्लॉय अगर उसका उल्टा स्ट्राइक रखती है, तो भैया सोचो जरा वो कंपनी का हालत क्या होगा, अंदर से उसका हालत क्या होगा। तो अगर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय बार बार स्ट्राइक रखती है या फिर एम्प्लॉय बार बार कंपनी छोड़ती है, मैनेजमेंट के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी बार बार चेंज करती है, तो यहाँ पे दिक्कत है उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि टॉप लाइन ऑलवेज डाउन। देखो, इस चार्ट को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट को तो आपको अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए। अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आएगा, तो मैं सोच रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा डिटेल कोर्स, आधा एक घंटे का पूरा डिटेल कोर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में अपलोड कर दूं। आपको कमेंट करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं, तो फंडामेंटल एनालिसिस लिख देना है। एक बच्चा भी उस वीडियो को देखने से समझ जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिखा दूंगा। PNL कैसे चेक किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे चेक किया जाता है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखो, ऐसे तो आपको ये सारी चीजें चेक करना ही है, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर टॉप लाइन ऑलवेज डाउन है, हमेशा डाउन है, टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स, मेन चीज, इसको टॉप लाइन बोला जाता है, इसको सेल्स बोला जाता है, इसको रेवेन्यू भी बोला जाता है। नाम अलग अलग है, काम सेम ही है।
अगर ये जो सेल्स है ये हमेशा डाउन जाता है, जैसे कि इस केस में देख सकते हो कि हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ डाउन है, तो ऐसे में इस कंपनी के साथ आपको दूर हो जाना है, क्योंकि यहां अगर डाउन है तो अल्टीमेटली बाकी की चीजें ऑटोमेटिक डाउन होगा। मेन तो सेल्स है ना, कंपनी ने कितना माल बेचा, उसके बाद तो टैक्स आएगा, मार्जिन आएगा, इंटरेस्ट जाएगा, वो तो अलग चीज है। अगर मेन चीज ही डाउन है तो भैया ऑटोमेटिक सब कुछ डाउन होगा। अब यहाँ पे आप देखो ना, टॉप लाइन जैसे डाउन है तो नेट प्रॉफिट तो भैया बाय डिफॉल्ट डाउन होगा ना। तो अगर कंसिस्टेंसी के साथ देखो, साल में जैसे 2018 में डाउन है, 19 में डाउन है, चलेगा, लेकिन हमेशा डाउन है। जैसे कि इस वाला केस में आप देख सकते हो कि 14 से लेके 25 तक रेगुलर डाउन है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब अगर आप किसी कंपनी को देखते हो कि भैया प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, उसके बाद अचानक 1 से 2 साल कंपनी का जो सेल है वो घाटा में चला गया, जाता है भाई, बिजनेस से अप डाउन होता है। अगर कंपनी ने 10 साल पैसा कमाया और 1-2 साल नहीं कमाया, कोई बात नहीं है, चलता है, बिजनेस में अप डाउन होता रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हर साल अगर कमते ही जा रहा है, सावधान हो जाना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। टॉप लाइन अगर हमेशा डाउन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्टेक सेलिंग प्रोमोटर, यानी कि कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो प्रोमोटर है, अपना अगर स्टेक सेल कर रहा है, यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि देखो, एक कंपनी को चलाता है टोटली प्रोमोटर, ठीक है। अब प्रोमोटर ही अगर अपने हिस्से को बेच रहा है तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों के जैसा हरकत नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोमोटर ने माल बेच दिया यानी कि कंपनी घटिया, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। प्रोमोटर ने माल बेचा है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उस माल को खरीदा किसने है। ठीक है, प्रोमोटर ने माल बेचा है, बहुत अच्छी बात है, आप उस कंपनी को घटिया बोल रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन प्रोमोटर ने जो माल बेचा है क्या पब्लिक को बेचा है या फिर एफआईएस और डीआईएस को बेचा है, ये भी आपको देखना है। अगर प्रोमोटर ने एफआईएस और डीआईएस को माल बेचा है तो भैया यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआईएस डीआईएस भी इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनका काम ही है शेयर बाजार से मुनाफा कमाना। तो जब प्रोमोटर इन लोगों को माल बेच रहा है तो ये लोग तो बुड़बक थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है, गंवार थोड़ी है जो ये लोग प्रोमोटर से माल खरीदेगा, कुछ ना कुछ सोच कर ही खरीदेगा। तो प्रोमोटर माल बेच रहा है, आपको खराब नहीं सोचना है, आपको देखना है कि उस माल को खरीदा किसने है। अगर खरीदा है पब्लिक ने तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन खरीदा है अगर प्रोमोटर ने माल बेचा है और खरीदा है एफआईएस और डीआईएस ने, तो भैया कोई बात नहीं है, माल तो अच्छे लोगों ने खरीदा है ना। जैसे कि इस वाला केस में आप देख सकते हो कि 74% स्टेक था, उसके बाद 60% हो गया, तो यहाँ पे कंपनी खराब हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सकता है जब तक आप डेटा को नहीं देखोगे। तो 74% से 60% यानी कि 14% का माल खरीदा किसने है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो 14% का जो माल है वो खरीदा है, यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक ने माल खरीदा है। यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस ने माल खरीदा ही नहीं है, प्रोमोटर ने माल बेचा, खरीदा किसने है, पब्लिक ने माल खरीदा है। यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, यानी कि कंपनी का जो मालिक है वो अपने कंपनी के हिस्सेदारी को बेच रहा है, लेकिन खरीद कौन रहा है, मेरे जैसे आपके जैसे आम पब्लिक खरीद रहा है, उस कंपनी के शेयर को एफआईएस डीआईएस नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, यहाँ पे पैसा डूबने का डर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया ना बात। प्रोमोटर अगर माल बेच रहा है, आपको तुरंत उसको खराब नहीं बोलना है, खराब तब बोलना है जब उस प्रोमोटर का जो माल है वो लगातार पब्लिक खरीद रहा है। यहां पर भी आपको लगातार देखना है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में आपको डिसाइड नहीं करना है। हमेशा अगर ऐसा ही सीन चल रहा है, प्रोमोटर माल बेचते ही जा रहा है, पब्लिक माल खरीदते ही जा रहा है, हमेशा हमेशा कुछ सालों से अगर ऐसा ही चल रहा है, यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक कर दीजिए। तो यही कुछ पॉइंट था, 10 पॉइंट था जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो का थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी को बैंक वाला जो है वो लोन देने से ही मना कर रही है। अब मैंने आपको बोला था कि एक बैंक का जो कमाई है वो टोटली लोन से चलता है। अब लोन से अगर किसी बैंक का कमाई चलता है और वो जो बैंक है वो लोन देने से ही मना कर रही है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट बात किया LNL, यानी कि लोन एंड लॉस अगर किसी कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है लगातार, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सप्लायर अगर डेबिट में माल देना नहीं चाहता है कोई भी कंपनी को, कोई भी कंपनी का अगर सप्लायर है वो डेबिट में यानी कि उधारी में माल देना नहीं चाहती है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कोर्ट केस, एनी फाइन पेनल्टी अगर चल रहा है तो उसका अमाउंट देखना है, कंपनी का साइज देखना है, अमाउंट देखना है। अगर कंपनी का साइज इतना है, अमाउंट इतना है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कंपनी का साइज इतना है और कोर्ट केस का जो फाइन है वो इतना है, तो सतर्क हो जाना चाहिए, पैसा डूबने का डर होता है। बार बार मैनेजमेंट पे अगर चेंज हो रही है, यहाँ पर भी सतर्क हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है,
यानी कि मैनेजमेंट जो काम छोड़ रहा है उसके बदले में दूसरा कोई काम ज्वाइन करने के लिए तैयार ही नहीं है, सतर्क हो जाना चाहिए। एम्प्लॉय बार बार स्ट्राइक रखती है, यानी कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है बार बार हड़ताल करती है, सतर्क हो जाना चाहिए। एम्प्लॉय बार बार कंपनी छोड़ती है, जो भी एम्प्लॉय आता है बार बार कंपनी छोड़ती है, तो ऐसे में भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। टॉप लाइन हमेशा डाउन, यानी कि टॉप लाइन को किसको बोला जाता है, सेल्स को बोला जाता है, रेवेन्यू को बोला जाता है। तो अगर किसी कंपनी का टॉप लाइन ही डाउन है तो उसके बाद बाकी की चीजें तो ऑटोमेटिक डाउन होगा, ठीक है। तो टॉप लाइन अगर हमेशा डाउन है, हर साल डाउन है, हर क्वार्टर डाउन है, सतर्क हो जाना चाहिए। आखिरी में हमने समझा, अगर प्रोमोटर स्टेक सेलिंग कर रही है पब्लिक को, एफआईडीएस को कर रही है तो कोई बात नहीं है, पब्लिक को कर रही है तो यहां पे आपको सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट था। हाँ, अभी आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर ये सब कैसे पता चलेगा। तो देखो भैया, फंडामेंटल की चीजें तो आपको स्किनर की वेबसाइट में पता चल ही जाएगा। बाकी मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, पहली बात आपको गूगल में आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कोई भी XYZ कंपनी है इसके बारे में अगर आपको पता करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पोर्टफोलियो में कोई भी XYZ कंपनी है, उसके बारे में, उसका वो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है आपको पता करना है, तो XYZ कंपनी आपको सर्च करना है गूगल पर और फ्रॉड लिख देना है या फिर स्कैम लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी कंपनी का नाम डालोगे, स्कैम लिख दोगे ना, तो बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा। उन आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि उस कंपनी का वेबसाइट का अंदर अगर आप विजिट करोगे तो वहां से भी आपको बहुत ही अंदर का जानकारी मिल सकता है। 2 पॉइंट मैंने बोला ना, पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, स्कैम या फ्रॉड वर्ड सर्च करके देखना है, बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा, वहां से आइडिया आएगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि उस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसने स्किनर की जो वेबसाइट है उसके नीचे आओगे, वहां पर कौन को उसका एक ऑप्शन रहता है, उस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा चीजें वहां से आपको पता चल जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां से भी आपको कंपनी के अंदर की चीजें बहुत सारी पता चल जाएगा। ये 4 पॉइंट को फॉलो करो। बाकी फंडामेंटल की चीजें अगर आप चाहते हो कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स अपलोड करूं फ्री में, तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगेन डिस्क्लेमर कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें तो अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में मेरे से डिटेल में सीखना है तो यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, वहां से भी अकाउंट खुलवा लो। 20% का आपको ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।